हो गया ना कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं, जब टेस्ट होगा जब हम पूछ लेंगे ना। थोड़ा घुमा के पूछेंगे ना तो जब लेक्चर नंबर थर्ड था, कोई बात नहीं, वो तो करते हैं। अरे बेटा बात नहीं करें, एक बार चेक करें क्लास आ गई, एक बार चेक करें बेटा क्लास आ गई क्या? ठीक है ठीक है, जल्दी आ ये भी परिवहन कर रहा है, कोई बात नहीं। अरे भाई देखिए, एलपीपी की एक विशेष फॉर्म होती है। एलपीपी में क्या रहता है, पहले उद्देश्य फलन जैसे नॉर्मल फॉर्म तो लिखी है ना हमने, फिर क्या रहती है अपने पास प्रतिबंध कंस्टेंट, और थर्ड रहता है ऋणोत्तर प्रतिबंध, है ना। तो इसमें जो पढ़ेंगे हम एक तरह से गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे हम हल करते हैं तो हल हमारे पास इष्टतम हो गया नहीं होगा तो वो देखते हैं ना। तो इसमें प्रारंभिक हल, जैसे आपके पास एक सीट दे रखी होगी, इसमें इस तरह से क्वेश्चन जो गिवन होगा हमें इस तरह टेबल होगी इसमें एक, है ना। जो भी ये टोटल हमें दे रखे होंगे, इसमें पूरी भरी हुई होगी। ये हो गए अपने पास से O1 O2, पहले रफली समझ लो, ये कोई नोट नहीं करना है अभी, है ना। O3 O4 हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एक तरह से ये डिस्कस कर रहे हैं ना। D1 D2 D3 D4, मैंने फॉर एग्जांपल 4 का ले लिया ये, ना। ये बनाना नहीं है आपको भी, है ना। हमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है ना। ये पूरी टेबल भरी हुई होगी। अब इसमें क्या करना होता है, ये तो आपके पास है सोर्स या स्रोत कहें, ओरिजिन या फैक्ट्रीज। यहाँ पे आपके पास यूनिट अवेलेबल है। पहली फैक्ट्री लिखी हमने O1, ठीक है ना। तो इस पर कितनी यूनिट है हमारे पास, A1 यूनिट है। ऐसे इन चारों की ये यूनिट हमें दे रखी है। ये तो हो गई उपलब्धता कितनी है ना, आपको कितने यूनिट परिवहन करना है, ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है ना। भेजने कहाँ पर हैं, D1 D2 D3 D4। ये डिमांड सेंटर मान लो, या दुकान मान लो, या ये वेयर हाउस मान सकते हैं ना। और ये जो C दे रखे होते हैं, इसका मतलब होता है O1 से कितनी यूनिट है इसके पास, A1। D1 पर भेजनी है हमें, कितनी यूनिट चाहिए उसको, B1, ठीक है ना। तो एक यूनिट का जो किराया कितना लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो ही है, ठीक है ना। ऐसे मान लो, इसका मतलब क्या है, पहली फैक्ट्री या पहले सोर्स O1 से D4 को हम भेजेंगे, और कितनी यूनिट है हमारे पास, A1, और इसको आवश्यकता कितनी है, B4 की। तो ये हमें पूरा चार्ट दे रखा होता है। ये होती है परिवहन कीमत पर यूनिट, एक इकाई पे कितना चार्ज लगेगा, ठीक है ना। मान लो आपने 100 कार्टून भेजे, एक कार्टून मान लो 20 रुपये लग रहे हैं, तो यहाँ 20 दे रखा हो, एक यूनिट का किराया कितना है, ठीक है ना।
तो एक तरह से गणितीय रूप एलपीपी की फॉर्म ही होती है, इसमें उद्देश्य फलन होगा, प्रतिबंध होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। दूसरा, इसमें जब प्रारंभ करते हैं हम, कहीं भी मान लो इसको यहाँ इतने यूनिट दे दी या इतने दे दी, इस तरह से करेंगे मेथड से, तो प्रारंभिक हल के 3 मेथड होते हैं इसमें। इसी पर ऑब्जेक्ट बनता है एक ट्रांसपोर्टेशन समस्या में प्रारंभिक हल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा मेथड प्रयुक्त नहीं होता है। यहाँ 3 मेथड प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई चौथा और डाल देगा वो, तो आओ वो टिक करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें प्रारंभिक हल के हैं तो पहला मेथड रहता है इसमें उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कोने का नियम, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसमें न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। और सी रहेगा इसमें बोगल्स सन्निकटन विधि, बोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। 3 में से कोई सा भी एक प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना। अब रिटर्न में जैसे एग्जाम होता है उसमें तो कई बार लिखा हुआ भी आ जाता है, आप इससे कीजिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें पार्ट आता है इष्टतम हल प्राप्त करना। अब इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग तो रहता है इष्टतम परीक्षण, और दूसरा होता है अगर इष्टतम परीक्षण फेल हुआ तो हमें क्या है, सन्निकटन द्वारा इष्टतम हल प्राप्त करना, ठीक है ना। अगर हम यहाँ फेल हो जाएंगे तो आगे चलेंगे फिर, ठीक है ना। ये तो एक तरह से हमारा प्रोसेस होगा। हमें इस तरह से टेबल दी हुई क्वेश्चन में, इनमें से कोई एक मेथड लगा के हम पहले प्रारंभिक हल ले आएंगे, फिर चेक करेंगे जो हल लिया हमने वो इष्टतम है या नहीं है। अगर फेल होगा तो आगे के स्टेप पे चलते हैं हम, ठीक है ना, जब तक कि वो इष्टतम की कंडीशन को पूरा नहीं कर देता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी टाइप बनती है। असंतुलित परिवहन समस्याएं। प्रारंभ में हम संतुलित लेके चलेंगे और बाद में जैसे कोई असंतुलित आती है तो कैसे करेंगे ना। और एक आता है इसमें अपभ्रष्ट परिवहन समस्याएं, ठीक है ना। अब इसके रूल्स वगैरह और वो स्टार्ट कर दें, और हम पहले इसमें गणितीय रूप लिखने की वजह पहले लेंगे कि एग्जाम्पल, ठीक है ना, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रतिबंध हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल होने के बाद आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन 3 मेथड का क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन पे तीनों को अप्लाई करेंगे। भाई एक क्वेश्चन सेम रहेगा, तीनों अप्लाई करेंगे, ये करेंगे अपने पास से, पहले वाला करेंगे, दूसरा, तीसरा, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो तीनों में, ठीक है ना। नहीं लिखा हो तो बढ़िया बात है, लिख लिया तो ठीक है ना। परिवहन समस्या में
प्रारंभिक हल ज्ञात कीजिए ना। प्रॉब्लम दे रखी है हमें एक तरह से 4 कॉलम है और 3 पंक्तियां हैं। और ये ऊपर हैं ये डिमांड सेंटर्स। ये हमें दे रखा है, ठीक है। बन गई टेबल। हमारे पास 3 फैक्ट्रियां F1, F2, F3 है ना। इन पर यूनिट हैं जो हमें सप्लाई करनी है 11, 13, 19, ठीक है ना। और 4 जगह हम बेच सकते हैं D1, D2, D3 और D4, ठीक है। इन पे कितनी कितनी आवश्यकता है इनको 6, 10, 12, 15, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो समस्या दे रखी है वो संतुलित है या नहीं है, ठीक है ना। और यही ऑब्जेक्टिव बनता है कि जैसे ऊपर समस्या लिख दी, समस्या है संतुलित, असंतुलित, ये भी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है, इस तरह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ए के नीचे लिखा हुआ है उपलब्धता और मांग दोनों अगर बराबर होती हैं तो कैसी होगी, संतुलित होगी। और अगर दोनों बराबर नहीं होंगी तो क्या होगी, असंतुलित होगी, ठीक है ना। तो इधर का और इधर का टोटल बताओ जरा। 43 समेशन ऑफ AI समेशन ऑफ BJ, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, मांग बराबर उपलब्धता या पूर्ति के लिए जो भी अपने पास है ना। दोनों बराबर होती तो समस्या कैसी होगी अपने पास, संतुलित होगी। तो इसके बाद यहां से टेबल के बाद लिखना आप हल में, मान लो एक तरह से दी गई परिवहन समस्या बैलेंस है, क्योंकि समेशन ऑफ AI यानी सभी उपलब्धताओं का योग बराबर समेशन ऑफ BJ। तो जैसे ही प्रॉब्लम सामने आएगी पहला तो हम यही देखेंगे भाई संतुलित है या नहीं है, ठीक है ना।
तो इसमें यहाँ पर ये जो दे रखी है, क्या दे रखे हमें, परिवहन लागत दे रखी है प्रति इकाई। यहाँ पे F1 से अगर D1 पे 1 यूनिट सप्लाई करते हो तो कितना किराया लगेगा, 21 रुपये मानो आप, रुपये मान के चलो, ठीक है ना, 21 रुपये 1 इकाई का। ये पूरे सब के सामने दे रखे हैं, कहीं से कहीं भी। F3 से D1 पे 32, D2 पे 27 रुपये, 18, 41। जितनी यूनिट आप सप्लाई करोगे उतने का इससे गुणा हो जाएगा। तो टोटल जहाँ जहाँ सप्लाई होगी इन कीमतों क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो टोटल परिवहन लागत आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो एक काम और, नेक्स्ट टेबल बनानी है आपको। तो संतुलित जो लिखा है इसके बाद लिखेंगे आप फर्स्ट, प्रारंभिक हल के लिए पहला मेथड कौन सा लिखा है हमने, उत्तर पश्चिम, है ना। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। प्रयोग करने पर टेबल में अब इस तरह साइज रखना थोड़ा सा कि 2 एंट्री आ जाए एक सेल में, है ना। अब यहाँ पर जो कॉस्ट दे रखी थी इसको आप अपर कॉर्नर में इधर 21, 16, 25, 13, 17, 18, 14, 23, 32, 27, 18, 41, ठीक है ना। और इसमें अपने पास B है 6, 10, 12, 15, AI है हमारे पास 11, 13, 19 और ये 43, ठीक है। देखो पहले अगर आपने ये एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर पढ़ा हुआ है तो पुराने वाला दिमाग से अभी छोड़ देना, मैच मत करना मैंने पहले ऐसे पढ़ा था वैसे, है ना। क्यों, आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना, पहले आप रिटन के हिसाब से पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमें क्या वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो थ्योरी में आती हैं, वो आपको याद है होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पहला मेथड है, तो इसमें टेबल बन गई, यहाँ तक टेबल कंप्लीट करो पहले। तो इसमें सबसे पहले हम इस कॉर्नर पर रहेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास उपलब्धता कितनी है, 11 इकाई, और मांग कितनी है, 6। तो दोनों में जो मिनिमम होगा वही दे सकते हैं हम, क्योंकि वो 6 से ज़्यादा लेगा ही नहीं, ठीक है ना। उसको आवश्यकता ही 6 यूनिट की है, तो यहाँ हम 6 दे देंगे, ठीक है।
तो यहाँ दिया आपने 6, ठीक है। अब ये 6 देने के बाद क्या हुआ, जो D1 की आवश्यकता थी वो कंप्लीट हो गई, डॉट लगा देंगे। तो यानी अब हमें इस D1 को F2 और F3 से कोई यूनिट सप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इधर चलेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ सप्लाई के बाद या तो इधर जाएं या इधर। तो इधर तो आवश्यकता नहीं है तो इधर नहीं जाएंगे, तो आप आएंगे इस सेल में। अब आप इस सेल में आपके पास सप्लाई के लिए कितनी यूनिट उपस्थित हैं अभी, 5, 6 दे चुके आप, है ना। और यहाँ आवश्यकता कितनी है, 10। तो कितनी दे सकते हो आप, उपस्थिति आपके पास 5 है, 5 ज़्यादा है ही नहीं, तो यहाँ कितनी दे देंगे, 5, ठीक है। अब ये 5 से क्या हुआ, 6 और 5 11। तो आपने फैक्ट्री F1 पे जो इकाई उपलब्ध थी वो सभी सप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप D3 D4 के लिए F1 से कुछ नहीं बेच सकते आप, ठीक है ना। अब आप नीचे आएंगे, भाई इधर चलेंगे या इधर, यहाँ पे आ गए। कितनी यूनिट है, 13। ज़रूरत कितनी है, 5 दे चुके आप इसको। ये कॉलम पूरा D2 का है, तो यहाँ से F1 F2 F3 तीनों से मिला के कितनी यूनिट भेजनी है, 10। तो 5 तो हम F1 से ही बेच चुके, ठीक है ना। इसलिए अब किसका नंबर आया, F2 का। तो 5 दे दें, क्योंकि 13 हैं आपके पास। भाई कम होंगी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे पास 13 हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ 5 देने से क्या हुआ, D2 कंप्लीट। जो 10 चाहिए थी आपने 10 दे दी F1 और F2 से। अब ये F3 से कुछ नहीं मंगाएगा, तो ये डॉट यहाँ लग गया, ठीक है। अब इससे किधर आए आप, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद कितनी यूनिट हैं आपके पास, 8, जो 5 दे चुके हैं हम, है ना। ज़रूरत कितने की है, तो कितनी दोगे यहाँ, 8, ठीक है। ये 8 देते ही आपने F2 से भी सप्लाई कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। अब आप आएंगे नीचे, कितनी है, 19। कितनी ज़रूरत है अभी, 4। अब लास्ट 15 है, ज़रूरत भी 15 है। ये आ गया प्रारंभिक हल उत्तर पश्चिम कोने के नियम से, ठीक है। और हम इसमें परिवहन लागत देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 6 यूनिट दी आपने, एक का किराया 21 रुपये, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस तरह से टोटल किराया कितना लगा परिवहन लागत में, 43 यूनिट सप्लाई का, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको बना लो आराम से, फिर अगले मेथड पे चलेंगे। अभी यहाँ परिवहन लागत को हम ये नहीं कह सकते न्यूनतम परिवहन लागत, क्योंकि इष्टतम परीक्षण के बाद कह सकते हैं भाई न्यूनतम है या नहीं है, ठीक है ना। अभी तो परिवहन लागत क्या आ रही है प्रारंभिक हल से, वो है। तो इसका क्या हुआ, CIJ XIJ, ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। C का मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और X का मतलब जो आपने यूनिट सप्लाई दी है, ठीक है ना। IJ पंक्ति और कॉलम का, तो यहाँ पर अपने पास कॉस्ट कितनी है, पहले में 21, और X कितना दिया आपने, 6। दूसरे में अपने पास 16, 5, 18, 5, 14, 8 प्लस 18, 4 प्लस 41, 5, और इनको गुणा करके टोटल कर देना जो भी आ जाए। तो यहाँ एक छोटी सी बात तो समझ में आई होगी, ट्रांसपोर्टेशन में क्या करना है हमें। अभी समझ में नहीं आया तो अपने को मैनेजर समझ लेना किसी कंपनी का, है ना, फिर वहाँ से मंगा के वहाँ भेजना है ऐसे। पर समझना क्लास तक ही, जब पढ़ो जब, है ना, फिर कहीं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसी पे लग जाओ फिर, है ना, ठीक है। कंप्लीट हो गए। आपस में मैच कर लेना, कहीं किसी का कुछ ऐसे नहीं।
कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, ये इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है अभी। ये तो केवल कैसे निकालेंगे इसलिए बताया क्योंकि हम तो अंतिम वाली का रिजल्ट चाहिए हमें, हम बार बार ये नहीं निकालनी है। अभी तो पहला क्वेश्चन था इसलिए भाई कैसे निकालेंगे कॉस्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सेकंड डालो, प्रारंभिक हल के लिए कौन सा मेथड करना है हमें, न्यूनतम कीमत प्रविष्टि विधि, है ना। हाँ जी 15 ये लो। आज बहुत बढ़िया काम किया है इसने। ठीक है ना, नहीं नहीं सही ध्यान दिलाया। ठीक है, इसे जोड़ लेना। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। मैं यही चेंज कर रहा हूं इसमें और आप दोबारा। सेकंड टेबल बनाओ। ऐसे तो नहीं लग रहा खुद तो बनाई नहीं, हमसे बनवा रहे हैं। ये स्मार्ट बोर्ड का फायदा है। अब यहाँ जाने वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना, वहाँ वो डस्टर मिटा के चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, वहाँ पर याद आती है वो सही है। हो गई टेबल। देखिए जैसा कि इस विधि में नाम से न्यूनतम कीमत प्रविष्टि, ठीक है ना, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो हमारे पास कीमत कितनी है टोटल, 3 पंक्तियां हैं, 4 ये है ना, दोनों गुणा करो, 4 × 12, तो टोटल कितनी प्रविष्टि है हमारे पास 12। हर एक कोष्टका में हमारे पास कीमत दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखना है हमें, न्यूनतम कीमत देखनी है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा पास से नहीं देगा तो आप बता देना है ना। तो 13 सबसे छोटी यही है, तो सबसे पहले आप 13 वाले कोष्टक पहुंचेंगे। तो 13 पे 15 जरूरत है, 11 आपके पास उपस्थित है, तो न्यूनतम 11 दे देंगे इसमें, ठीक है। ये 11 देते ही आपने एक ही ट्रक में पूरा लोड कर दिया। F1 पे जितना था ना, झंझट खत्म, बार बार कहाँ है ना, एक जगह ही। और इनके कंपैरिजन में आपने किराया भी बचा लिया, है ना। पिछले में हमने किराए के बारे में सोचा ही नहीं था, कहाँ कितना किराया लग रहा है, बस में बैठ जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा विचार किया, तो ये मेथड उसकी वजह बेटर रहता है ना। अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गई, तो इन कॉस्ट को नहीं देखना है। बची हुई अपना 4 और 4 8 है, इनमें सबसे छोटी 14, यहाँ पे आ गए आप 13 12। देखो कितना बढ़िया मेथड है ना, एक बार में पूरा खत्म। तो यहाँ से D3 की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कंप्लीट होते हैं, अब आपके पास कौन सी सेल बची हैं, 2 2 4 और ये 6, है ना, क्योंकि इस तरह ये फिनिश हुआ और ये भी हो गया अपने से। अब इसके बाद इनमें देखो कम से कम 17, यहाँ पे आइए,
तो यहाँ पे अपने पास 6 चाहिए इसको, एक ही है आपके पास, 12 तो भेज ही चुके आप, तो यहाँ पे 1, ठीक है। ये 1 होने से क्या हुआ, F2 फ्री हो गया ना भाई, ये पंक्ति फ्री हो गई, पहले ही हो गई थी, ये 2 फ्री हो गई, और दूसरा ये कॉलम भी फ्री है, ये भी नहीं है हमारे कंसिडर, केवल 3, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखो न्यूनतम 27, तो यहाँ पे आवश्यकता 10, अवेलेबल 19, 10, तो ये फ्री हुआ है ना। अब 2 है हमारे पास, 32 और 41, 32 पे आओ, कितने जरूरत है, 5, क्योंकि एक पहले हो चुका है ना, ठीक है ना। अब इधर देखो 11 तो इसकी पहले पूरी हो चुकी थी, यहाँ बचे भी 4 है और आवश्यकता भी 4 है। अब यहाँ आपको दिख रहा हो पिछले में हमने एक 15 था, इस बार क्या है, सबसे बड़ी कीमत यही है, यानी सबसे बड़ी पे हम लास्ट में पहुँचे हैं, ठीक है ना। और इसको हमने कम से कम 4 यूनिट दी हैं, ठीक है ना। तो ये उसकी वजह किराए का हमें बेनिफिट कर देता है। ये हो गया मेथड बस। बन गई है। तो इसमें भी अगर हमें वो देखनी है परिवहन, तो वही मेथड रहेगा इनटू करने का, बस जरूरत नहीं है। और ये तो हमें लगभग आइडिया लगी रहा है ना, पिछले वाले में जो आपके पास टोटल कॉस्ट आई है इस बार कम आएगी, है ना। अब थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड का क्या नाम बताया था? अब इस मेथड में क्या है कि हम पेनल्टी लेके चलते हैं एक्चुअली, यानी अंतर लेंगे। थर्ड बना लो। देखिए पहला जो मेथड था उसमें हमने जो कीमत दे रखी थी परिवहन प्रति इकाई, उस पर कोई विचार नहीं किया था उत्तर पश्चिम वाले रूल में, है ना। और इसमें हमने न्यूनतम से स्टार्ट किया, है ना। तो इसमें हमने कीमतों पे ध्यान दिया, तो ये सेकंड वाला पहले की बजाय बेटर रिजल्ट देता है। अब बोगल्स ने ये मेथड दिया तो उसने इसमें 2 बार विचार किया कीमतों पर, तो ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी जाए और आपको हल करने के लिए कहा जाए और वो पर्टिकुलरली कहे नहीं कि ये मेथड यूज़ करना है, तो ये यूज़ करना चाहिए। जो रिटर्न एग्जाम होता है ना, तो ये बेस्ट मेथड होता है, क्यों आगे इष्टतम परीक्षण के ये नज़दीक पहुंचा देता है आपको। और पहले वाले से करोगे तो फिर उसके राउंड ही लगते रहते हैं, उसमें नेगेटिव आता रहता है, उसको हटाते रहते हैं हम, ठीक है ना। बन गई टेबल।
पी फर्स्ट, पेनल्टी फर्स्ट, और हिंदी में बोलते हैं पेनल्टी को शास्ति। जरूरत नहीं है, आप तो पेनल्टी तो याद रख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, पंक्ति में चलेंगे, जो न्यूनतम होगी और उससे जस्ट बड़ी कीमत होगी, दोनों का अंतर लिखना है। तो यहाँ न्यूनतम क्या है 13 और जस्ट ग्रेटर है ना, तो अंतर कितना आया 3 का। ठीक है, आगे चलिए 14, 17, 3, आगे 18, 27, 9। ठीक है, इसी तरह हमें स्तंभ में आना है। यहाँ न्यूनतम 17, 21, 4 बताते रहना, थोड़ा वीक है मेरा, घटाना बटाना है ना। हाँ, वेरी गुड। आगे 10, ये हो गया है ना। तो हमारे पास टोटल पेनल्टी कितनी हो गई, 3 पंक्तियों की हो गई और 4 स्तंभों की। इसमें हमें अधिकतम देखनी है कौन सी है ना, 10। तो जो अधिकतम जो पेनल्टी आती है वो ये बताती है कि हमें कौन सी पंक्ति या स्तंभ में प्रवेश करना है। ठीक है ना, अलॉटमेंट के लिए। तो हमें किस में जाना है, चौथे स्तंभ में है ना। ये एंट्री के बाद फिर वापस देखेंगे आप न्यूनतम कौन सी है। 3 कीमतें 41, 23 और 13, तो किस में देंगे हम, 13 पे। आप यहाँ पहुँच गए 13 पे, तो 11, 15, 11। ठीक है, और 11 होते ही हमारे पास वही पॉइंट F1 फैक्ट्री फ्री है ना। ये होने के बाद वापस पेनल्टी निकाल लेंगे। देखिए ये पंक्ति कंप्लीट हो गई, तो इसकी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, पेनल्टी वही रहेगी, तो दोबारा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों पहले वाली क्या है, ये कंप्लीट हो गई, इसकी पेनल्टी अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। द्वितीय की वापस से अगर निकालोगे तो वही सेम है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं होती है ना। पंक्ति कैंसिल होने पर चेंज हो सकती है स्तंभ वाली। ठीक है ना, देखो चेंज हो रही है कि कुछ 17 और 32, 15 ये चेंज हो गया ना। 18, 27, क्योंकि 16 से निकाली थी पहले, 16 तो गया, अब बचे हुए में निकालनी है। 9, 4, और इसमें अपने पास 23, 41 कितनी आ रही है, 18। वैसे कोई एग्जैक्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कम का ध्यान रखना है। तो हमारे पास अब पेनल्टी कितनी है, एक रो की छोड़ दो क्योंकि ये कंप्लीट हो गई है, तो बाकी 2 उधर और 4 इधर, वही अधिकतम वाला रूल है ना। अधिकतम कौन सी आ रही है हमारे पास, 18। तो यहाँ से प्रवेश कीजिए, 2 हैं आपके पास, 23 न्यूनतम, क्योंकि ये तो कंप्लीट है। 23, 41 यहाँ करेंगे आप, तो इधर 13 है हमारे पास, इधर आवश्यकता 4 की है। ठीक है ना, और ये 4 होते ही D4 कंप्लीट। ठीक है, पेनल्टी वापस निकाल लो भाई। अभी आपके पास ये और ये फ्री हो गया है ना। देख लेते हैं चेंज हो रही है नहीं हो रही, नहीं तो आज इट इज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीटेड एस 3, और यहाँ पे 41 तो काम में था भी नहीं, तो वही रहेगी, ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और इधर अपने पास कोई चेंज आएगा क्या, यही सेम था, इसमें तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहती ना, तो हर बार निकाल लो आप। पहले फर्स्ट निकाल ली, फिर सेकंड, दोनों की निकाल ली, जा तो क्या चेंज ही तो नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है पर। ठीक है ना, क्योंकि जब कॉलम कैंसिल होता है तो पेनल्टी रो वाली चेंज हो सकती है, और जब पंक्ति होती है तो कॉलम की हो सकती है। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो पेनल्टीज हैं ये काम में आ गई, इस पर गोला करना भाई, है ना।
चलो इसकी मैं थर्ड लिख ही देता हूँ, कहीं आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ। 15-9 यही हो गया ना, और ये कंप्लीट हो चुका है, ये डैश लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही उधर जो सेकंड निकाली उधर पहली कंप्लीट थी, वहाँ डैश लगा दिया। अब पेनल्टी कितनी है आपके पास? 3 तो इधर है, 2 इधर है, तो इनमें अधिकतम कौन सी है? 15। तो यानी आपको इधर प्रवेश करना है, तो इधर आए तो आपके पास ये तो डैश है, 17 और 32, 17 तो 6, और यहाँ कितने? 9, 6 दे दे, ठीक है। और 6 होती है अपने पास, D1 कंप्लीट हो गया, ठीक। तो ये हमें आवश्यकता है कि उस पेनल्टी की, अभी देखो केवल 4 कोष्टकाएं बची हैं हमारे पास, ठीक है ना, बाकी तो ये हो ही गया। तो इसमें पेनल्टी रो वाली चेक कर लो, अगर चेंज हो रही तो नई लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है ना। 4 हो गई, और ये अपने पास 9 ही रही, के थर्ड निकाल दो इसकी, डैश 4 9, और इधर हमारे पास सेम ही रहेंगी, कोई ज़रूरत नहीं। अब 4 पेनल्टियाँ आपके पास, 9 4 4 9 सेम है, तो 9 2 जगह आ रहा है ना अधिकतम वाला, तो आपकी चॉइस है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम क्या बताता है हमें, किस पंक्ति या स्तंभ में प्रवेश करना है, तो यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आए अब, तो इसमें 18 और 27 है ना, तो यहाँ कितने हैं आपका अवेलेबल? 3, और आवश्यकता कितनी है इसको? 10, तो यहाँ अभी तो 3 ही दे पाएंगे हम, है ना। और ये होने से कंप्लीट। भाई हमेशा न्यूनतम पे ही पहुंच जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये D2 तो यहीं से लेगा ना, यहाँ तो कैसे देंगे उसको भी, है ना। चलिए खैर ये कंप्लीट। अब वापस हमारे पास क्या है ऑप्शन, दूसरे वाला 9, ये तो कंप्लीट कर ही लिया आपने इधर से, ये वाला इधर से आप प्रवेश करेंगे 27 और 18, है ना, तो किस पे आएंगे? 18 पे। अभी भी जैसे देखो हमने ये 9 सेलेक्ट किया था, तो आप किस पे पहुंचे थे? 18 पे। ये नहीं करते, पहले ये करते तो भी कहाँ पहुंचते आप? 18 पे ही, ठीक है ना। चलिए खैर यहाँ पे तो कितनी आवश्यकता है? 12, कितने हैं? 19, 12, तो ये तो कंप्लीट हो गए। अब लास्ट एक ही कोष्टका बची है आपके पास, अब पेनल्टी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास यही एक ऑप्शन है। यहाँ अभी 3 ले चुके, 7, और इधर भी कितने बचे हैं? 7, ठीक है। और इसमें देखो ये प्रतिबंध है एक तरह से, F1 कितनी सप्लाई कर सकता है? 11, F2 13, ये सम हमेशा सही आने चाहिए, 7 3 10 12 11 4 15, ठीक है ना, ये बैलेंस। उसके अलावा कहीं कोई आगे पीछे हो जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे केवल परीक्षण में आपके कुछ स्टेप बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तो गलती कुछ नहीं होती है, बैलेंस हमेशा सही होना चाहिए बस। ओके, अब ये देखो अंदाज करो पिछले वाले मेथड से ज़्यादा बेटर है। देखो 41 का नंबर ही नहीं आने दिया, सबसे ज़्यादा यही लग रहा था ना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, पहले वाले में 15 थी, यहाँ दूसरे में 4 आई, और इस बार नील है, इसका नंबर ही नहीं आया, ठीक है ना। तो ये मेथड कैसा है? सबसे बेस्ट मेथड ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, तो ये 3 मेथड थे, तो थोड़े थोड़े समझ में आ गए होंगे आपको, और एग्जाम्पल लेंगे जब रिपीट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। हो गया नोट? SIC पे आगे इष्टतम का बता देते, कोई सी एक टेबल पे हम इष्टतम का चेक कर लेंगे भाई है या नहीं है ना, तो इस पे ही कर लेते हैं।
देखो पहला स्टेप होता है, ये तो प्रारंभिक हल आ गया हमारे पास। परीक्षण में हमारी जो कंडीशन होती है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। देखो m प्लस n माइनस 1, m है अपने पास पंक्तियों की संख्या, n है स्तंभों की संख्या। आगे पीछे भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का योग हो रहा है ना। तो कितनी है हमारे पास 3 और स्तंभ में 4, यानी कितने हो गए अपने पास 6। ठीक है ना। ये थ्योरेटिकली हमारे पास इतनी प्रविष्टियां होनी चाहिए। ठीक है ना। और अभी इसमें काउंट करो कितनी प्रविष्टि दी है आपने, 6। ये बराबर होनी चाहिए। स्तंभ परीक्षण के लिए आवश्यक प्रतिबंध है पहला। प्रविष्टियों की संख्या, और जब बराबर नहीं होंगी उसका केस हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लिखा है ना अपने पास वो अपभ्रष्टता वाला केस। ठीक है ना। जब कम रह जाती हैं, कई बार होनी तो 6 चाहिए, मान लो 5 ही एंट्री हो, तो उस केस में बोलते हैं हम अपभ्रष्टता आ गई इसमें। ठीक है ना। वो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे, उसमें दूर करके फिर सॉल्व करेंगे उसको। प्रविष्टियों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हो इसको भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या। तो यहां पर है अतः इष्टतम परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, इष्टतम परीक्षण के लिए भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या होती है m प्लस n माइनस 1, पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या में से एक कम, दोनों का योग करके एक कम होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता आ जाएगी। ठीक है ना। राइट। तो ये आवश्यक होता है, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। और अगर अपभ्रष्टता आती है तो हम आगे के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसको कैसे दूर करके हल करते हैं फिर। ठीक है। ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा कभी नहीं होंगे। ये संख्या जो प्रविष्टियों की संख्या है कम रह जाती है कई बार। ठीक है ना। और कम का भी क्या रीजन बनता है, जैसे आप यहाँ थे, है ना, तो यहाँ 11 यूनिट थी आपके पास और 15 आवश्यकता थी, दोनों जगह ही 11 हो मान लो, ऐसे केस में बनती है ज़्यादातर। तो यहाँ क्या होगा, ये भी कंप्लीट हुआ साथ में और ये भी कंप्लीट होगा, तो उस केस में एक सेल कम पड़ जाती है। और 99% ऐसे ही केस में अपभ्रष्टता आती है जब अब किसी भी सेल के संगत क्या होगा, मांग और उपलब्धता बराबर हो जाती है ना, उस केस में कमी आती है। ठीक है ना। कर करना नहीं, आगे डिस्कस करेंगे हम खैर उसमें। देखिए परीक्षण के लिए जो भरी हुई हमारे पास कोष्टिकाएं हैं उनके लिए रूल होता है, आगे लिखना है इसके बाद, नीचे जगह और नीचे लिख लेना। आप थोड़ी जगह छोड़ के चलना पड़ेगा यार इसमें। भरी हुई कोष्टिकाओं, कोष्टिका नहीं लिखो तो आप सेल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, के लिए Cij बराबर
यू आई प्लस बी जे। अब यहाँ पर देखिए सी आई जे जो कॉस्ट है प्रति इकाई की परिवहन की, वो तो हमें दे रखी है, भरी के लिए भी है हमारे पास और खाली के लिए भी है। तो हर एक में लिखी हुई है ना सी, तो 12 सेल है, सभी कोष्टकाओं में लिखी हुई है सी। अब हमारे पास यू और बी दो अज्ञात पहले प्रयुक्त नहीं हुए, इन दोनों में से अगर हम कोई एक हमें पता चल जाए तो फिर क्या होगा, ये तो हमें पता ही है। मान लो यू पता चल गया, यू को इधर भेजेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यू और वी इस तरह से हैं कि दोनों का योग सी के बराबर होगा, केवल इन 6 सेल के लिए जो भरी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें एक का हम स्टार्ट करने के लिए एक की वैल्यू 0 ले लेते हैं ना। अब वो किसकी लेनी है डिसाइड करते हैं हम कैसे, पंक्ति और स्तंभ में जहाँ हमारे पास ज़्यादा कोष्टिका भरी हुई है उसके संगत मान 0 लेते हैं हम, ठीक है ना। तो आई क्या रिप्रेजेंटेशन चलता है हमारे पास, आई और जे, आई तो पंक्ति है और जे कॉलम है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप यू आई, ठीक है ना, और इधर लिखेंगे बी जे। तो बी के कितने मान आएंगे, एक स्तंभ के लिए बी का मान 1 आएगा ना। इस पूरे स्तंभ के लिए बी का मान यहाँ आ जाएगा, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर। तो बी के जितने स्तंभ होंगे उतने मान निकालने हैं हमें, और ऐसे ही हमें यू के मान कितने निकालना, जितनी पंक्तियाँ होंगी, ठीक है ना। और इस समीकरण का पालन होगा, इसकी सहायता से निकालने हमें। अब इसमें देखिए पहली पंक्ति में 1 प्रविष्टि है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। कॉलम में देखें तो 2 से ज़्यादा नहीं है, तो अधिकतम प्रविष्टि द्वितीय पंक्ति में हो गई। तो इसके संगत u का मान क्या ले लिया हमने, 0, ठीक है ना। अब इसके सामने 3 सेल भरी हुई है, इस सेल की बात करते हैं। इसमें c का मान कितना है, 17, u का मान कितना है इसके लिए, 0, और ये भी bj, तो bj का मान कितना हो जाएगा, 17। तो इस सेल की हेल्प मदद से हमारे पास ये 17 आ गया। अब दूसरी भरी हुई है, यहाँ c का मान कितना है, 18, u का 0, तो v का मान क्या हो जाएगा, 18, ठीक है ना। ऐसे ये तो खाली है, इसके लिए ये समीकरण नहीं है, तो यहाँ छोड़ो, इस पे आओ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23, करेक्ट, ठीक है ना। 23, 0 और v, तो v का मान इस तरह से। तो अधिकतम के सामने 0 लेने से फायदा ये होता है, तो पहली बार है इसलिए लिखा है, नहीं जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो c होता है वो v के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर v 0 करोगे तो c u के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास v के तो 3 मान आ गए। अब जो आगे इनकी हेल्प लो, इन 3 से तो ये आ गए खैर। अब इससे, इसके लिए देखो v का मान कितना है, 18, c का मान कितना, 27, तो 18 में b में कितना u जोड़ूंगे, 27 हो जाए 9, तो यही तो हो जाएगा ना समीकरण, 27 और b का मान है 18, u पता करना है, ठीक है ना, यही तो समीकरण बनेगा। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 u की वैल्यू। अभी हमें देखिए ये 23 है, इसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखो इन दोनों से ये यूज हो गया है ना। 23 इससे तो ये आया था, इससे देख लो 23 में कितना जोड़ा जाए कि 13 आ जाए, माइनस के 10, या समीकरण से लिख सकते हो आप, कितना 13, और ये अपने पास v का मान कितना है 23, और u पता करना है, तो दिख रहा है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना, यानी u की जगह -10 रखेंगे 13 आ जाएगा। ओके, आगे चलिए। अब देखो u तो तीनों आ गए, v 3 है, 1 बचा है। कौन सी सेल प्रयोग नहीं की अभी, इसका नहीं किया ना अभी एक तरह से। तो यहाँ से 9 में कितने जोड़े, 18 हो जाए 9, या समीकरण से लिख लो भाई, ये कितना है c, और u कितना था बस 9, v पता करना है, तो 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएंगे अपने पास, ठीक है ना। तो ये हमें तीनों ये पता चले गए और चारों ये पता चले गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो खाली कोष्टिकाएं हैं, c के सामने u और b को जोड़ के लिख देंगे। c
सी के सामने u प्लस बी। इस कोष्ट का पे आए हम, तो यहाँ से v कितना है हमारे पास 17 और u कितना है -10, दोनों को जोड़ो 7। ऐसे ही अगली में 18 -10 8 9 -10 -1। ऐसे द्वितीय में आओ 9 और 0 9, यहाँ पर आएंगे 17 और 9 कितने हो गए 26, और लास्ट ये 23 और 9 32। ठीक है, 2 मिनट ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे ना, फिर इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला ही किया है तो ऐसे कोई सीरियस मत होना है ना। अब ये करने के बाद लिखते हैं हम रिक्त कोष्ठकों के लिए ये अपने आप ही हो जाता है कभी ऐसे। डी आई जे बराबर सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। अभी हमने रिक्त के क्या लिखा है, सी के सामने लिखा है ना यू प्लस बी, इनका अंतर निकालना है। ठीक है ना, इसको किस नाम से दिया, डिफरेंस, अंतर निकाले, इसलिए डी आई जे। एक छोटी टेबल बनाना है, खाली एक एक एंट्री चाहिए हमें। देखो पहली खाली 21 में से 7 कम करो 14 और 8 और ये उल्टा जुड़ जाएगा, ये कितने हो गए 26। ये कंप्लीट सेल है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, और 14 - 9 5 कंप्लीट है। आगे अपने पास 26 और ये 32 - 26 6 कंप्लीट कंप्लीट। 41 - 32 9। ये होता है परीक्षण। इसमें डी के मान सभी अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो जो हल था वो इष्टतम होगा। 3 ऑप्शन होंगे यहाँ पर, सभी धनात्मक आ जाएं, है ना, और 0 आ सकता है, और तीसरा नेगेटिव आ सकता है। धनात्मक और 0 तक कोई दिक्कत नहीं, हल इष्टतम होगा। ठीक है ना, ये हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ऋणात्मक होगा तो हमें संशोधन करने की आवश्यकता है। ऋणात्मक हमें ये बताएगा, बाई चांस ये -5 होता है ना, इसका मतलब क्या है, आपने जो सप्लाई दी है ना, आपने किसी ज़्यादा कीमत वाली जगह भेज दी सप्लाई, आपको इस सेल में भेजते तो आपका किराया और कम लगता। ठीक है ना, माइनस ये बताता है। आप इस टेबल तक बना लो, आगे फिर कल देखेंगे आगे से, है ना। ओके।